चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा पहला कंटेंट है अबाउट टेम्परेचर। शॉर्टली हमने जरा टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना है चीजों को। तो टेम्परेचर हम डिफाइन करते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड आपने ये दो स्केल्स याद कर लेने हैं, लाजमी याद कर लेने हैं, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट। इन स्केल्स को पहले तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसमें इनका स्केल लेवल देखते हैं। देखो ये दो थर्मामीटर हमारे पास। सबसे पहले हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस के स्केल पे हम 0 सेट करते हैं और फॉरेनहाइट स्केल पे हम 32 डिग्री फॉरेनहाइट सेट करते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो डिग्री सेल्सियस स्केल पर ये 100 डिग्री सेल्सियस है और फॉरेनहाइट में 212। अब जरा नंबर ऑफ डिवीजन्स पे आ जाए। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो हमने फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 100 डिवीजन्स लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें फॉरेनहाइट पर, तो हमें 32 से 212 तक तकरीबन 180 डिवीजन्स लगानी है। तो जब हमने इस रास्ते को ज्यादा नंबर्स में डिवाइड करना है, तो हर गैप जो होगा वो एक स्मॉलर गैप होगा बनिस्बत डिग्री सेल्सियस के एक गैप के। तो डिग्री सेल्सियस का ये जो एक गैप है ना, ये फॉरेनहाइट स्केल के 1.8 गैप्स के बराबर होता है। यानी डिग्री सेल्सियस का जो गैप है, स्केल गैप है, वो लार्जर होता है और जो फॉरेनहाइट का स्केल गैप है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, ठीक है। इन दोनों स्केल्स की वैल्यूज को हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। और फॉरेनहाइट से आपने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो 9/5C प्लस 32। यानी इसको शॉर्टली लिखें तो F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको याद रख लें तो इसके जरिए आप C का फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। वो F-32 होगा पहले, फिर वो 5/9 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और फिर आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मैं आपको वैसे ही याद करवा देता हूँ। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। एक ये वैल्यू याद रख लें। दूसरी बात ये याद रख लें कि दोनों स्केल्स -40 डिग्री सेल्सियस पर जो रीडिंग होती है वो -40 डिग्री फॉरेनहाइट के इक्वल होती है। ये वाहिद रीडिंग है जिस पर दोनों स्केल्स सेम रीडिंग पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आप ये बात याद रखेंगे कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो केल्विन में 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में -273 है और फॉरेनहाइट में -459 डिग्री फॉरेनहाइट है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। और यहां पर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को, कोई भी x डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए आप सबको पता है कि हम x प्लस क्या कर देते हैं, 273। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपने बच्चों याद रख लेने हैं टेम्परेचर स्केल्स के साथ, ठीक है। ये इंक्लूडेड नहीं है इतना डायरेक्टली टॉपिक, लेकिन टेम्परेचर से रिलेटेड आपको फिर भी कुछ थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले शॉर्टली एक रिव्यू लेते हैं जीरोथ लॉ का। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर हम दो बॉडीज को, लेट से बॉडी ए है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर है और एक बॉडी बी है वो भी डिफरेंट टेम्परेचर पर है, और दोनों को इन कांटेक्ट आपस में कनेक्ट कर दें, तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द टेम्परेचर। कब तक हीट फ्लो करती रहेगी, जब तक दोनों के दरमियान क्या नहीं क्रिएट हो जाता, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ यूनिवर्स में हमें यह बताता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से किस तरफ फ्लो करती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हम किसी भी सोर्स ऑफ हीट के जरिए सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। वो चूल्हा जला लें, आग जला लें, लकड़ियां जला लें, व्हाट्सएवर, ऑयल जला लें, पेट्रोल को आग लगा लें, और फिर उसके बाद जो वर्क डन है
वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में बराबर होता है P डेल्टा V के। देयर मस्ट बी चेंज ऑफ वॉल्यूम इन केस के अगर आप चाहते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क हो। तीसरी चीज है इंटरनल एनर्जी, जिसके बारे में कुछ मशहूर बातें ये हैं कि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जस्ट वर्क्स लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, it is independent of the path, it only depends upon the initial and the final value, and internal energy of an ideal gas is just proportional to the temperature of the system। ये किसी प्रेशर किसी वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये तीन पैरामीटर्स हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को आपस में जब हम इंटर रिलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वेन एवर हीट एंटर्स अ सिस्टम देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस देयर इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बाय द सिस्टम का वर्ड तो बोल दिया, वर्ड ऑन द सिस्टम हो तो यहाँ पे हम चले जाते हैं कन्वेंशंस पर। कन्वेंशंस हमें ये कहती हैं कि अगर सिस्टम में हीट एंटर हो रही है तो उसका साइन पॉजिटिव रखना है, अगर वो हीट लीव कर रही है तो उसका साइन नेगेटिव रखना है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करें, लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करें। अगर सिस्टम आपको काम करके दे तो उसको पॉजिटिव वर्क कंसीडर करें, और अगर आपको सिस्टम पे काम करना पड़े तो फिर उसको आप नेगेटिव वर्क कंसीडर करेंगे। ये सारी कंसिडरेशंस समझनी है, याद रखनी है, और ये जो स्टेटमेंट बनती है ये स्टेटमेंट बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो दो चीजें अब आपने आगे संभाल कर चलनी है। एक Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें डेल यू याद रखें इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और एक आइडियल गैस लॉ दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसको जहन में रख के अब चलना आगे। तो हमारे पास ये एक टेबल है जिस टेबल में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तमाम तर केसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस कौन सा है, ये चार प्रोसेसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए। इन तमाम प्रोसेसेस में क्या कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट रखने पे फर्स्ट लॉ की शेप कैसे बनती है, जनरल गैस कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रखा जाता है, टेम्परेचर। एडियाबैटिक में कोई हीट सिस्टम में एंटर लीव नहीं करती तो उसको हम कांस्टेंट या जीरो कंसीडर कर लेते हैं। आइसोकोरिक में कांस्टेंट रखा जाता है वॉल्यूम, और आइसोबैरिक में कांस्टेंट रखा जाता है प्रेशर। अब फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या था, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप सिंपली लिख देंगे दैट Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। बच्चों 3 से 4 मरतबा ये सिचुएशन एमडी कैट में डायरेक्टली पूछी हुई है कि द फर्स्ट लॉ इक्वेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इट इज वेरी सिंपली Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। दूसरी तरफ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें अगर सिस्टम में हीट एंटर नहीं होती तो फिर हम लिखते हैं कि डेल यू प्लस डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इसके दो मतलब हैं कि माइनस डेल यू जो है वो हमारे पास प्लस डब्ल्यू के बराबर आ जाए, या फिर हमारे पास प्लस डेल यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर आ जाए। अब इसका मतलब है कि वर्क इज डन बाय ऑन द सिस्टम, और इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क पॉजिटिव है तो बाय द सिस्टम, वर्क नेगेटिव है तो ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये मैं दोनों को अलग अलग हाईलाइट कर लेता हूं, एक ये फैक्टर है और ये फैक्टर है। और इस प्रोसेस में याद रखें जो टेम्परेचर चेंज है ना वो मस्ट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर लाजमी चेंज होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क ही नहीं होगा, तो जितनी हीट एंटर होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे मोलर स्पेसिफिक हीट के केस में, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट एंटर होती है वो सारी की सारी हीट अपीयर होती है एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरी शक्ल में रहता है कि हीट भी एंटर होगी,
इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा और कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क भी होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए शेप्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, अगर हम उन कांस्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जनरल गैस लॉ की क्या शेप बनेगी? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ पीवी कांस्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में यही चीज आ जाती है, बट एक पावर गैमा इंट्रोड्यूस हो जाती है, और गैमा जो है वो क्या चीज है? गैमा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी इस लेक्चर में आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर है, यानी रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है जी? बॉयल्स लॉ। ये क्या है? इसको कहते हैं गे लुजैक्स लॉ भी बोलते हैं और प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये है चार्ल्स लॉ। ये भी बॉयल्स लॉ की एक शेप है, बट विद द हीट रिमेनिंग कांस्टेंट, और स्पेसिफिक हीट पे आ जाते हैं। अब स्पेसिफिक हीट पे जरा डेफिनेशन पे दोबारा आ जाना। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल बेसिकली वो हीट है जिसको प्रोवाइड करने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े। अब आप ध्यान दें एक बात पर कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो आप जितनी मर्जी हीट ऐड करें, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी अंडरस्टैंडिंग, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो आपने कहा हीट एंटर और लीव ही नहीं करनी, तो जब एंटर लीव ही नहीं करनी तो स्पेसिफिक हीट जीरो हो जाएगी। ये भी बात बहुत सादा हो गई, आसान हो गई। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट का ऐड करें तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और यहां पर हम स्पेसिफिक हीट को नाम देंगे सीवी का। कांस्टेंट प्रेशर पे भी आप हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, और यहां पर आप उसको नाम देंगे सीपी का। और आपको अब समझ आ जाएगी कि यहीं से बात बेसिकली आगे बढ़ती है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर। हम क्यों स्पेसिफिक हीट को पढ़ते हैं? क्योंकि यही दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे तो इनकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। अब इनकी एग्जांपल्स पे आ जाए तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कोई भी किसी भी मैटर का फेज चेंज प्रोसेस जो होता है, यानी वो बर्फ से पानी बन रहा हो, पानी से बर्फ बन रहा हो, उस ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस नेचर में मोस्टली जो रैपिड चेंजेस आती हैं, बड़ी तेजी से रूनुमा होने वाली थर्मोडायनेमिक चेंजेस, वो बाय नेचर एडियाबैटिक होती हैं। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है, स्पीड ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर है, कोई टायर ब्रस्ट हो जाए तो उस दौरान में सिस्टम में कोई हीट एंटर और लीव नहीं होती। ये प्रोसेस बहुत रैपिडली रूनुमा होता है। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में ये हम कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट इसको कंसीडर कर लेते हैं, हीटिंग अ गैस एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। और जितने भी हमारे पास बच्चों ये नेचुरल फिनोमिना नेचर में हो रहे हैं वो सारे के सारे आइसोबैरिक हैं, बिकॉज वी आर लिविंग अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। ठीक है। प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है, याद रखना, वो भी एक आइसोबैरिक प्रोसेस की कंडीशन है कि आप उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज करते हैं खाने को अच्छी तरह पकने के लिए। तो ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने यहाँ पर साफ सुथरा करके भी बनाया हुआ है। आपको ये टेबल जो है इसी तरह लेक्चर नोट्स में मिल भी जाएगा। ऊपर एक चीज रहेगी, ग्राफ। आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ जो है वो इस तरह की एक आइसोथर्म, इसको कर्व बोलते हैं आइसोथर्म। और एडियाबैटिक की कर्व इनवर्स रिलेशन में होगी, लेकिन इट विल बी मोर स्टीपर। इट विल बी मोर स्टीपर। आइसोकोरिक, यू नीड टू फिक्स द वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स हो गया तो प्रेशर तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होगा। और आइसोबैरिक मतलब प्रेशर फिक्स कर देना है, प्रेशर जो है वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इन सारे ग्राफ्स को अगर हम टैली करें और इनके शेडेड एरियाज पे बात करें तो बच्चों हमारे पास जो एक सीक्वेंस बनता है ग्राफिकल एनालिसिस, अगर हम देखें तो वर्क इज डन मैक्सिमम इन आइसोबैरिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में, एंड वर्क इज डन जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम ही फिक्स है। जब वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वैसे आप लोग सीक्वेंस याद रख लें,
work done in isobaric process is greater than work done in isothermal and greater than work done adiabatic। ये सीक्वेंस याद रख लें, ठीक है। बाकी जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वैसे ही वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स में आप सिंपल याद रखें कि अगर आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बन रही है तो वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। और यहाँ पर अगर आपके पास एक ट्राइंगुलर शेप बन रही है तो वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 पी डेल्टा वी। एंड देन अगर आपके पास एक ग्राफ में पीवी डायग्राम है और एक सर्कुलर शेप बन रही है तो आप इसको जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 से भी फाइंड कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब डी आपको कहाँ से मिलेगा, आप देखें कि वॉल्यूम का ये वाला पॉइंट कौन सा है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको डी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है वो मिल जाएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक वर्क कैलकुलेट करने के प्रोसेस हो गए बच्चों। इसके बाद आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वो अमाउंट ऑफ हीट जो आप एंटर कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और थोड़ी सी बात मेरी अगर आपको याद है तो मैंने ऊपर बताया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो हम इंटरनल एनर्जी को भी लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ये इक्वेशन बिल्कुल कल वाली इक्वेशन की तरह ही है जिसको हमने लिखा था एम सी डेल्टा टी। वो था किसी भी डिफरेंट मटेरियल के लिए, सॉलिड या फ्लूइड के लिए। और ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिक है गैसेस के लिए जहां पर हम या लो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल को कंसीडर करते हैं या फिर हम गैसेस की बात करते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बच्चों जितनी हीट एंटर होती है इट अपीयर्स एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और दूसरी तरफ कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एंटर होगी क्यूपी, उसका फॉर्मूला होगा एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे याद रखना है हीट भी एंटर हो रही होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आ रहा होता है, साथ साथ सिस्टम वर्क भी कर रहा होता है। क्योंकि सिस्टम साथ साथ वर्क भी कर रहा होता है इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, क्योंकि साथ साथ वर्क भी हो रहा है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ग्रेटर होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं एक ऐसे रिलेशन से जिसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। अब मेयर्स इक्वेशन आपने पढ़ी तो हुई है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वेरी फेमस इक्वेशन, ठीक है। आप इसको सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर बी याद रख सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी तरफ चूंकि इसको सिंप्लीफाई रखा गया बुक में, हम भी इसको सिंपल वर्जन में लेकर चलते हैं। ये शुरू कहां से होती है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही प्रूव होती है। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। Q की जगह हम पुट कर देते हैं सी पी डेल्टा टी, डेल यू की जगह हम पुट कर देते हैं सी वी डेल्टा टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अपीयर एज द सी वी डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट। और पी डेल्टा वी को हम आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस लॉ है ना, पी वी इज इक्वल टू आर टी। और यहां से सी पी में से सी वी माइनस करके डेल्टा टी कॉमन और दूसरी तरफ आर डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाए तो बच्चों सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब यहां से साफ पता चल रहा है कि जो सी पी है वो बेसिकली आर प्लस सी वी के बराबर है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सी पी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, सी वी से। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि which specific heat is greater, so you will say that molar specific heat at constant pressure is greater than the molar specific heat at constant volume। लेकिन यही बात आगे बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न की तरफ निकल जाती है जहां पे कुछ ऐसी नई चीजें हमें सीखनी है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पहले हमें एक चीज समझनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्टन मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है, लेट से उसकी एनर्जी है 0, लेकिन उस पर वर्क होता है और वर्क होने के बाद उसके पास अब जो फाइनल एनर्जी है वो है हमारे पास आर टी। पढ़ा हुआ ना, पी वी इज इक्वल टू आर टी।
तो बच्चों इसके पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी और फाइनली एक मैक्सिमम एनर्जी है, तो हम यहां पर बेसिकली इसका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इसके पास जो एवरेज एनर्जी है फॉर वन सिंगल मोशन दैट इज 1/2 RT। एक तो ये वैल्यू जरा जहन में बिठाएं, आगे ये और भी समझ आ जाएगी कि 1/R2 कैसे है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि ईच इंडिपेंडेंट मोड बाय विच अ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, अब इस पे जरा हमने बात करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों ये होता है कि हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस जो मतलब एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो, ठीक है। अच्छा, गौर से आसान सी बात है, ध्यान से सुनिए। अगर ये एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मोशन परफॉर्म कर सकता है, तो हम कहेंगे कि ये अपना ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इट हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में भी तो जा सकता है ना, वाई एक्सिस में भी तो जा सकता है, तो ये इसका सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी ये इसके पास आजादी है वाई एक्सिस में भी जाने की, और ये जी एक्सिस में भी जा सकता है, तो इसके पास ये तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली द फ्रीडम ऑफ मोशन है, कि मॉलिक्यूल अपना मोशन किस डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकता है। और डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो किसके बराबर है? 1/2 RT के। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी आपने देखे मोनोटॉमिक गैस के? कितने देखे? 3। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितने हैं? 3 है, क्योंकि वो 3 डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर सकती है, एक्स वाई और जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इस डायरेक्शन में वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? 1/2 RT। इसमें भी कितनी कर सकता है? 1/2 RT। थर्ड में भी कितनी कर सकता है? 1/2 RT। तो बच्चों इस मोनोएटॉमिक गैस की टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो गई? 3/2 RT। किसी स्टूडेंट को क्लिक किया कि ये बात तो हमने पहले भी कहीं पढ़ी है कल? याद करें। 3/2 RT याद आया? तो हमने किस पे काम किया था? आइडियल गैस पे। और आइडियल गैस कौन सी होती है? मोनोएटॉमिक। तो इसीलिए हमारा कल वाला आंसर भी काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था? 3/2 RT। क्योंकि आइडियल गैस कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक। बट अगर मोनोटॉमिक की बजाय डायटोमिक गैस आ जाए तो आप देखें इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 क्यों है? पहले 3 तो वही हो गए ना कि ये भी तो मॉलिक्यूल मिल मिला के एक्स वाई और जेड एक्सिस में जा ही सकते हैं, तो 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। और 2 कौन से हैं भाई? ये ओरिजिन बन जाए और ये मॉलिक्यूल इसके गिर्द घूमना शुरू कर दे, या फिर ये ओरिजिन बन जाए और मॉलिक्यूल इसके गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो इनके पास 2 अलग अलग जो रोटेशनल मोशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी मौजूद है। सो हम कहेंगे कि इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कुल मिला के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 5। अब बच्चों इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी बनेगी? 5/2 RT। बात समझ आई सबको? अब हमारे पास इसके बाद आती है ट्राई एटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक गैस। तो ट्राई या पॉलीएटॉमिक गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि उसी तरह ये एक्स वाई जेड एक्सिस में तो मूव कर सकता है, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल एक एक ओरिजिन बन के काम कर सकता है, तो 3 ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल कितने हो गए? 6। तो अब हम इसकी इंटरनल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? 6/2 RT, जिसको हम सिंपली 3 RT भी लिख सकते हैं। मजीद घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम चीजों को बहुत तरतीब से समझेंगे और याद रखेंगे। कुछ बातों को हम रिकॉल कर लें। गैस है मोनोएटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। गैस है डायटोमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5। गैस है पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 6। इंटरनल एनर्जी जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 RT के बराबर होती है, उसके लिए यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? 3/2 RT। यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? 5/2 RT। और यहां पर कितनी आ जाएगी? 3 RT। अब हमने इस वैल्यू
की वजह से स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी पढ़ के नहीं आए थे, सी वी डेल्टा टी के बराबर होती है। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को टी से कर दें डिवाइड, ठीक है, टी से डिवाइड कर दें तो पीछे क्या बचता है? स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब और आसान कर लो, ये जो 3/2 RT लिखा है ना, इसके साथ बस टी लिखना छोड़ दो ना, तो 3/2 R ये वैल्यू है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस गैस के लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और 5/2 R किसके लिए है? डायटोमिक के लिए। और 3 R वैल्यू किसके लिए है? पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो मुझे जरा यार जल्दी से कंफर्म करें, सी वी समझ आया सबको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से? अब सीपी कैसे फाइंड करना है? तो अभी पढ़ के तो आए हो पहले ऊपर, सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो मोनोटॉमिक का कैसे फाइंड करेंगे सीपी? मोनोटॉमिक का सीवी क्या है? 3/2 R प्लस आर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 R। तो देखो मोनोटॉमिक का जो सीपी है वो 5/2 R हो जाएगा। इसमें फिर आर ऐड करोगे तो ये 7/2 R हो जाएगा। इसमें आर ऐड करोगे तो ये 4 R हो जाएगा। तो देखो यहां तक हमने कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी अंडरस्टैंड कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि मोनोटॉमिक के लिए सी वी और सी पी की वैल्यूज क्या हैं, डायटोमिक के लिए क्या है, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है। और यहां पर देखो गैमा फैक्टर, गैमा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। अब रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी का मतलब है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करना। 5/2 को 3/2 से डिवाइड करना, क्योंकि आर ने तो आर से कैंसिल हो ही जाना है। तो ये बच्चों आएगा 5/3। ये कितना आएगा? 7/5। और ये कितना आएगा? 4/3। अब 4/3 रेशियो में कितना होगा जी? बताओ जरा। ये तकरीबन 1.3 या 1.29 के राउंड अबाउट होता है, 1.3 के या 1.29 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है। 7/5 कितना होता है? 1.4। और 5/3 तकरीबन 1.67। तो ये इनकी वैल्यूज हमारे पास किस में है? फ्रैक्शंस में। अब ऊपर अगर ध्यान दो ना, तो कुछ शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। मोनोएटॉमिक गैस के सीवी का शॉर्टकट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 × R। मतलब कैसे यूज करना, देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 × R। भाई मोनो के डिग्री कितने होते हैं? 3, तो 3 लिख दो। डाई के कितने होते हैं? 5, तो 5 लिख दो। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? सीवी की। फिर ट्राई के कितने होते हैं? 6/2 R कितना हो जाएगा? 3 R। उसके बाद जो सी पी का शॉर्टकट है वो क्या है? वो लिखा है जी F/2 + 1 × R। F/2 + 1 × R। ठीक है। तो सीपी मोनो के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। 3/2 + 1 × R। आंसर वही आ जाएगा 5/2 R। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट भी यूज कर लेना। और गैमा फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो शॉर्टकट है वो हमारे पास 1 + 2 डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, डाई के 5, ट्राई के 6। तो इस तरीके से गैमा भी सबका कैलकुलेट हो सकता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई मोनोटॉमिक की, डायटोमिक की और पॉलीएटॉमिक की। अब एक काम करते हैं, लेट्स से हमारे पास 2-3 मिनट हैं, हम इसको दोबारा से रेज करते हैं और एक क्विक वे में चीज़ों को रिकॉल करते हैं। मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा और आप अपनी जगह पर बैठे चीज़ों को रिकॉल करते रहें। ठीक है, लिखता मैं जाऊंगा लेकिन आप लोग साथ साथ रिवाइज करते रहें। हाँ जी, मोनो के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, डाई के 5, पॉलीएटॉमिक के 6, इंटरनल एनर्जी 3/2 RT, यहाँ पे 5/2 RT, यहाँ पे 3 R T। सीवी टी खत्म कर देना है, 3/2 R, 5/2 R, 3 R। सीपी 3/2 प्लस आर करना है ना, 5/2 R। ये कितना हो जाएगा? 7/2 R। ये कितना हो जाएगा? 4 R। ये रेशो क्या आएगी? 5/3। ये क्या आएगी? 7/5। ये क्या आएगी? 4/3। यहाँ से शुरू कर लो 1.29, उससे आगे 1.4, उससे आगे 1.67। इज दैट क्लियर?
थोड़ा बहुत याद होता है जिस तरह हमने लिखा है? तो इस टेबल को आप जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा आपको याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस फाइल में मैंने काफी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। कोई क्वेश्चन अगर ऊपर से भी गुजर जाए तो परेशान नहीं होना, उसको आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इनको आपने लाजमी सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक सवाल है कि द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर इज। क्या आंसर आएगा भाई? सी ऑप्शन। वेरी गुड, डायटोमिक गैस है। हाँ जी, अगर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को तो इसका शॉर्टकट क्या था? वेरी गुड, शाबाश, सी ऑप्शन था। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद CO2, CO2 एक पॉलीएटॉमिक गैस है तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब लास्टली मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उससे इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये 2019-20 की बात है शायद, जब ये PMC क्रिएट हुआ था, तो उसमें कुछ इंडियन बुक्स के क्वेश्चंस उन्होंने ऐड कर दिए थे। तो शॉर्टली ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों, इसके बाद आपका ये सिलेबस एंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट कोई लेक्चर जो है उसको गाइडेंस लेक्चर क्रिएट करना, वो तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो फाइनल टेस्ट है वो भेज दूंगा। सवाल था कि 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, देन द वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ द मिक्सचर। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको सिर्फ इस पहले तरीके से बताता हूं कि आपने कैसे करना है इसको सॉल्व। देखो, ये हमारे पास इक्विवेलेंट गैमा है जो हमें फाइंड करना है। ये फर्स्ट गैस का गैमा है, ये सेकंड गैस का। तो मोनोएटॉमिक का गैमा क्या था? याद है? 5/3। डायटोमिक का गैमा कितना था? याद रखना पड़ेगा, 7/5। ये दो वैल्यूज आपको याद होंगी ना, तो आप इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों गैसेस के एक एक मोल जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए। N1, फर्स्ट गैस के भी 1 मोल है, दूसरी गैस के भी 1 मोल है। पहली गैस का 1 मोल है और उसका गैमा है 5/3 - 1। उसके बाद सेकंड गैस के भी 1 मोल है, 1/7/5 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/गैमा इक्विवेलेंट -1 इज इक्वल टू 1/, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस 1/, ये कितना आ जाएगा? 2/5। तो 2/गैमा इक्विवेलेंट -1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2 एंड सो ऑन। शॉर्टली ये कि बच्चों, जब इसको हम फाइनली गैमा इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करते हैं तो गैमा इक्विवेलेंट का आंसर आता है 1.5।